हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल में झारखंड का महत्व। तो प्राचीन काल में झारखंड का महत्व की बात करें तो प्राचीन काल में झारखंड के 4 भागों में बांटा गया है: मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो पहला है हमारा मौर्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य काल में क्या क्या घटनाएँ हुई है। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। मौर्य काल में जो है झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व इसलिए था क्योंकि जो है मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग जो था झारखंड से होकर जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश नाम से इंगित किया गया है और झारखंड प्रदेश को जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आट्विक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। तो आपको याद रखना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, तो आट्विक नामक पदाधिकारी की। एग्जाम पर पूछ सकता है कि किस चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार जो है किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी मौर्य काल के दौरान, तो आट्विक नामक पदाधिकारी की, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, जनजाति का नियंत्रण करना और मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। इंद्रवानक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। किस नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे, तो इंद्रवानक की नदियों से। इंद्रवानक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था और इंद्रवानक जो है ईब और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था और जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल पे जो है झारखंड से हाथी मंगाया जाता था सेना के प्रयोग हेतु। अब है अशोक। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटव या आटवी प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत भी था। आटवी प्रदेश कहाँ तक था, तो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड के जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था और जो अशोक का जो अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड के जनजातियों पर नियंत्रण था। अशोक का झारखंड जाति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। यह अशोक के धर्म के बारे में यह कथन है। किसमें, तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में, कलिंग के द्वितीय शिलालेख में वर्णित है कि जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण स्वीकार करना चाहिए। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। एग्जाम पॉइंट फ्रेंड्स कि अशोक ने झारखंड में धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था, तो रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। नोट: झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको ये नोट भी याद रखना है कि झारखंड में जो है अशोककालीन कला का विवरण नहीं प्राप्त हुआ है। मौर्योत्तर काल में झारखंड की बात करें तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। चाईबासा की बात करें तो चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंडो-सीथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चाईबासा से। रांची की बात करें तो रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो जो रांची से जो है ना कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, इससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र जो है कनिष्क के प्रभाव में था क्योंकि कुषाण वंश के वंश से संबंधित है कनिष्क। अब है हमारा गुप्त काल। तो गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। हजारीबाग के मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर निर्माण किए गए हैं और जो है
मदुही पहाड़ से, फ्रेंड्स यहाँ पर मदुही है, मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित राम मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्तकालीन की देन है। समुद्रगुप्त की बात करें तो गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक 8वीं विजय भी है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति, इनके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। आपको याद रखना है कि इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। और इन विजयों में से एक क्या है? तो 8वीं विजय भी है। झारखंड प्रदेश इसी 8वीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुन देश कहा गया है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर फ्रेंड्स कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो मुरुन देश कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही विक्रमादित्य है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फायन 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल पे चीनी यात्री फायन आया है। कब आया है? तो 405 ईस्वी में आया है। और इसने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो कुकुटलाड कहा है। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष की बात करें तो मदुही पहाड़ जो है हजारीबाग में है। सतगावा पहाड़ जो है वह कोडरमा में है। और पिठोरिया जो पहाड़ है वह रांची पे है। तो आपको देख लेना है कि मदुही पहाड़ से क्या प्राप्त हुए? तो पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर प्राप्त हुए हैं। सतगावा से मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से जो संबंधित है पाए गए हैं। पिठोरिया रांची से पहाड़ी मंदिर स्थित कुआं प्राप्त हुआ है। वह गुप्तोत्तर काल, तो शशांक गुप्तोत्तर काल में आता है शशांक का। तो गौड़ शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। जो गौड़ शासक थे कहाँ के थे? तो पश्चिम बंगाल का शासक जो शशांक है इस काल में, किस काल में? तो गुप्तोत्तर काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। तो आपको 3 चीज़ें याद रखना है कि शशांक का जो साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था? झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था तथा इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल भी थी। और इनकी जो राजधानी कहाँ थी? कर्ण सुवर्ण, जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का इलाका तक थी। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियाँ स्थापित की, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी पुरुलिया पश्चिम बंगाल। तो 2 क्या राजधानी स्थापित की थी? संथाल परगना और दुलमी पर। तो संथाल परगना आपको मालूम है झारखंड पर, और दुलमी जो है पुरुलिया पश्चिम बंगाल का इलाका था। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानियाँ झारखंड क्षेत्र में थी। और ये प्रथम शासक थे जिनका जो शशांक का जो झारखंड पर इनकी राजधानी थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। तो झारखंड में जो है अनेक शैव मंदिरों का निर्माण करवाया है शशांक ने, क्योंकि वह शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक के काल की प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। तो शशांक द्वारा जो प्रसिद्ध मंदिर है वेणु सागर का निर्माण किया गया है। तो यह कहाँ पर अवस्थित है? तो सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित केचांग में अवस्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, कोचांग में अवस्थित, आपको याद रखना है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। अब है हमारा हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में काजंगल, जो कि राजमहल के नाम से जाना जाता है, का कुछ भाग शामिल था। काजंगल अर्थात राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला। और जो है काजंगल यानी राजमहल पर जो हर्षवर्धन है ह्वेनसांग से मिलते हैं। और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की और इस पर जो है ह्वेनसांग
राजमहल की चर्चा भी करी है। अन्य तथ्य की बात करें तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया। और 13वीं सदी में जो है फ्रेंड्स, उड़ीसा के राजा थे जयसिंह, इन्होंने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया है, कि कहा है कि मैं अब झारखंड का शासक हूं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।